कैसे आप? हेलो, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए, आपकी प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी चल रही होगी मे अपकमिंग में एग्जामिनेशन के लिए। मैं बता दूं, मैं हूं सी ए कृष्णकांत साहा और आप देख रहे हो हमारी यूट्यूब चैनल, जहां पे जो है हम बातें कर रहे हैं सी ए आई सी आई की जो केस सिनारियोज बुकलेट ICAI ने पब्लिश की थी विद रिस्पेक्ट टू दी GST इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए, वो हम कवर कर रहे हैं। जो जहाँ पे हम आज केस सिनारियो नंबर 25 कवर करने वाले हैं। केस सिनारियोज नंबर 1 से लेकर 24 ऑलरेडी अपलोडेड इसी यूट्यूब चैनल पे, आपको वो भी देखने हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं केस सिनारियो नंबर 25 के तौर। MS Neha is engaged in the supply of services. She is registered under GST and has opted to pay tax under the composition scheme. For service provider, for service provided under section number 10(2)(a) of the CGST Act, turnover for the quarter ending June was rupees 12 lakh. सर, कंपोजिशन स्कीम की जो बातें हैं, हमें कंपोजिशन स्कीम ये पता है सर। एक तो होता है 10(1), एक होता है आपके पास 10(1)(a) एंड नेक्स्ट होता है 10(2)(a). सर, 10(1) पे जो है आपके पास टेक्निकली कंपोजिशन स्कीम पे जो कवर होते हैं, एक तो हो गया मैन्युफैक्चरर, नेक्स्ट आपके पास में मैन्युफैक्चरर होता है, नेक्स्ट आपके पास ट्रेडर्स भी आते हैं यहीं पे, और नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर में जो आता है दैट इज रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विस सिर्फ यहाँ पे आते हैं। इनके लिए जो GST की रेट होती है 5% होती है, इनके लिए वो होती है 1% की रेट। 1% का मतलब 0.5% CGST, 0.5% SGST, 5% का मतलब 2.5% CGST एंड 2.5% SGST। तो सर, सर्विस प्रोवाइडर में सिर्फ रेस्टोरेंट ही यहाँ पे कवर्ड है। हाँ जी, 10(1) के लिए रेस्टोरेंट ही कवर्ड है, बट हम 10(2)(a) में चलते हैं तो वहाँ पे जो है अदर सर्विस प्रोवाइडर को कवर किया गया, जहाँ पे टर्नओवर 50 लाख की लिमिट कवर किया गया है। 10(1) में कितना लिमिट है सर? 10(1) में 1.5 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट है। तो 50 लाख तक यदि 10(2)(a) के अंदर आप अदर सर्विस प्रोवाइडर हो तो 10(2)(a) में आपको आना पड़ेगा। 50 लाख की लिमिट है, जहाँ पे GST की रेट 6% है। तो इतना कंसेप्ट हमारे पास में इम्पोर्टेंटली यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इस पैरा को अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए, अब तो ये हम समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग जुलाई सी क्रश द एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख। अच्छा सर, एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख उन्होंने क्रश कर लिया। इट मीन्स टू से सेक्शन नंबर 18 उन पे एप्लीकेबल हो जाएगा, वेयर सी सीजेस टू बी कंपोजिट टैक्स पेयर। अब वो रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट हो रही है, तो उस केसेस में सेक्शन नंबर 18 हमें अप्लाई करके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है सर सेक्शन 18 में? सेक्शन 18 में ये होता है कि आपके पास में जिस दिन आपकी कंपोजिशन स्कीम से आप सीज कर रहे हो, रेगुलर स्कीम पे आप कन्वर्ट करने वाले हो, उसके एक दिन पहले आपके पास जितने इनपुट्स अवेलेबल है, कैपिटल गुड्स अवेलेबल है, इनपुट पे स्टॉक्स एंड फिनिश्ड गुड्स जो अवेलेबल है उसकी ITC आपको मिल जाएंगे, आपको एप्लीकेशन फाइल करना होगा। चलिए, ये तो हो गया सेक्शन नंबर 18 की, हम बातें यहाँ पे समझ गए थोड़ा बहुत। आगे बढ़ते हैं। सी ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स इन जुलाई। अच्छा, उन्होंने गुड्स ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दिया। आप कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आ गए, रेगुलर स्कीम में इन्होंने गुड्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर, आगे बढ़े। She supplied an order to Breathwell LLP on ex factory basis। सर, ex factory basis का मतलब समझा दो। ex factory basis का मतलब क्या हो गया कि आपके पास में आप जो है अपना फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का गेट हो गया, फैक्ट्री का गेट तक आपको जितनी एक्सपेंसेस बन रही है, जितनी खर्च बन रही है, ये खर्च को ही हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन वैल्यू पे इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा इधर जो बाहर खर्च मिल गए लग गए, फ्रीट या फिर पैकिंग फ्रीट लग गए या फिर कोई और चार्जेस लगे, पैकिंग चार्जेस तो फैक्ट्री के अंदर ही लगता है, इसके वजह से जो मतलब फैक्ट्री के अंदर जितने खर्च लगे उसको हम ट्रांजेक्शन वैल्यू पे इंक्लूड करेंगे। एक्स फैक्ट्री बेसिस का मतलब यही होता है। और नेक्स्ट इंक्रेस इन फ्रीट बेसिस जो होते हैं उस पर फ्रीट को भी हम इंक्लूड किया करते हैं अपनी ट्रांजेक्शन वैल्यू पे। चलिए सर, आगे बढ़े। बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 53,000, आउटवर्ड फ्रीट 12,000। क्योंकि एक्स फैक्ट्री बेसिस है हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे सर, पता है आपको। पैकिंग चार्जेस 5,000, हाँ सर, इसको तो हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा ट्रांजेक्शन वैल्यू पे। डिस्काउंट गिवन ऑन रिसीविंग पेमेंट ₹2,000, नॉट इंक्लूडेड इन इनवॉइस पे इंक्लूड नहीं था, एंड नॉट एनी एग्रीमेंट फॉर द सेम। अच्छा, इनके पास एग्रीमेंट भी नहीं है इसके लिए और इनवॉइस पे भी इंक्लूडेड नहीं है, तो सर इसको हम क्या इंक्लूड करेंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू पे? नहीं। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन वैल्यू बन के जाएगा दैट इज 58,000। 53,000 प्लस 5,000 आपके पास में 58,000, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे ये बन के जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़े। फॉर सप्लाईज प्रोवाइडेड टू ब्रेथवेल LLP से रिसिव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑन एडवांस ऑन 22 जुलाई। सर, एडवांस सुनते समय हमें पता है सर, जो गुड्स है, गुड्स के केस में एडवांस को तो हमें देखना ही नहीं है। मे भी टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे होंगे। हमें सर नोटिफिकेशन भी पता है 66/2017 का नोटिफिकेशन है कि हमें एडवांस
को लेके गुड्स के लिए सप्लाई की डिटर्मिनेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई सप्लाई नहीं माना जाता। द गुड्स वर डिस्पैच फ्रॉम अ फैक्ट्री ऑन 25 जुलाई एंड डिलीवर्ड ऑन 20 जुलाई। सर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 12 ये कहता है कि सर मूवमेंट ऑफ द गुड्स के केस में ऑन द डेट ऑफ रिमूवल, रिमूवल जिस दिन हो गया उस दिन को हमें जो है टाइम ऑफ इनवॉइस इश्यू कर लेना होता है, ठीक है। और डेट जिस दिन आपने इनवॉइस इश्यू किया, यहाँ पे हमें दो डेट देखने की जरूरत होती है सेक्शन नंबर 12 के हिसाब से। एक तो हो गया डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑन विच द इनवॉइस हैज टू बी रेज्ड, ठीक है, दैट इज एज पर सेक्शन नंबर 31। तो सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से डेट ऑफ इनवॉइस किस दिन रेज करना है? हमें रेज करना है ऑन 25 जुलाई, दैट इज ऑन द रिमूवल। और इन्होंने इनवॉइस कब रेज किया है? दैट इज ऑन 30 जुलाई। तो विच एवर इज अर्लियर को यदि हम लेते हैं तो अर्लियर यहाँ पे कौन सा हो गया सर? अर्लियर आपके पास में हो गया 25 जुलाई। सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया सर इस पर? 25 जुलाई। पेमेंट की डेट देखना है सर, पेमेंट की डेट हमें देखना ही नहीं इस केस में। आगे बढ़े। एम एस नेहा सप्लाइड गुड्स टू द फ्लोइंग पर्सन। मिस्टर पवन, मिस्टर पवन अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को इन्होंने गुड सप्लाई किया। कितना वैल्यू है सर? 150 रुपये की है। मिस्टर उमेश अनरजिस्टर्ड पर्सन 110 रुपये, रेन ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड एंटिटी 250 रुपये। अच्छा, नॉन द पर्सन रिक्वायर्स टैक्स इनवॉइस। अच्छा, इनको टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस। सप्लाईज रिफर्ड अबव इंट्रा-स्टेट सप्लाई है, एक्सक्लूजिंग अदरवाइज कंडीशंस एप्लीकेबल फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी जो भी है वो फुलफिल्ड है, ये इन्होंने कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 की हमें आंसर यहाँ पे देना है। सर इस पारा पे जो है क्या क्वेश्चन बनेगा सर? देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है इस पारा पे जो है आपको सेक्शन नंबर 31 की क्वेश्चन ये पूछेंगे कि भैया टैक्स इनवॉइस किस पे इश्यू करने की जरूरत है एंड किस पे इश्यू करने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये हमें बता दो। सर हमें पता है यदि रजिस्टर्ड बंदा है, यदि जो कस्टमर है वो रजिस्टर्ड है, हमें तो टैक्स इश्यू करने, इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत है ही है। इनकेस वो अनरजिस्टर्ड है और पेटी है, छोटा छोटा है, मतलब लेस देन 200 की वैल्यू है, तो इन दैट केस जो है हमें इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं होता है। तो ऐसे देखा जाए तो क्या हो गया सर, ये केस में मिस्टर पवन जो है इसके लिए इनवॉइस रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेट नहीं है आपको इश्यू करने का, क्योंकि 150 रुपये है, 200 रुपये से कम है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर उमेश रजिस्टर्ड पर्सन, सर रजिस्टर्ड पर्सन है, इनवॉइस तो इशू करना ही पड़ेगा, बाकी वैल्यू कितना हो वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। रेंट ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड एंटिटी, अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, अब देखना कि वैल्यू कितना है सर? 250 रुपये है, मतलब ग्रेटर देन 200, इट मीन्स तो यहाँ भी इनवॉइस इशू करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये हमारे पास में केस सिनारियो है। चलिए इसका आप कर लेते हैं क्वेश्चन फटाफट से। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द क्वार्टर एंडिंग जून अंडर CGST एंड SGST। सर क्वार्टर एंडिंग जून में क्या था? जब ये कंपोजिशन स्कीम में थी, ये वाला पैरा के लिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जब ये कंपोजिशन स्कीम में थी तभी इनकी क्या होगी लायबिलिटी? 12 लाख रुपए है। 12 लाख रुपए के केस में डायरेक्टली हम क्या करेंगे? 6% कितना आ जाएगा? 72,000। 72,000 का मतलब हो गया आपके पास 36,000 CGST एंड 36,000 SGST। सर यहाँ पे IGST नहीं होगा सर, आपको पता है कंपोजिशन स्कीम के लिए इंटरस्टेट सप्लाई करना अलाउड नहीं है। यदि वो करते हैं इंटरस्टेट सप्लाई तो वो कंपोजिशन स्कीम के रूल्स को वायलेट कर रहे हैं एंड वो रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपको पता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आंसर क्या होगा? 36,000। सर ITC नहीं देखना सर, डायरेक्टली 6% कैलकुलेट कर लिए। आपको पता है कंपोजिशन स्कीम के केस में उनको बिलिंग इनवॉइसिंग करते रहने की जरूरत नहीं होता, वो बिल ऑफ सप्लाई ही इश्यू करते हैं अपने इनवॉइस पे, वो टैक्स रेट चार्ज नहीं करते अपने कस्टमर्स से एंड उनको उनकी जो भी इनवॉइसिंग है, जो भी सप्लाई है, वो टर्नओवर के बेसिस पे जितनी सेल्स उन्होंने किया उस पर 6% मिनिमल रेट है जो इनको पे करना होता है, दैट इज ऑल सेट। इनको ITC यहाँ पे नहीं मिलता। अब जो ये रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट हो जाते हैं तब इनको ITC मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है सर। ये तो हमें मिल गया, ये तो क्लैरिटी हो गई हमें। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय MS नेहा लिमिटेड टू ब्रीथवेल LLP, ठीक है। तो कितना हुआ आपके पास में वैल्यू ऑफ सप्लाई? हम ये कंप्यूट करके आए सर, 58,000 है। आगे बढ़ते हैं। डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई मेड टू ब्रीथवेल LLP। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर इस केस में? हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आ चुके हैं, देख के आ चुके हैं। यहाँ पे देखो 25 जुलाई आपके पास में टाइम ऑफ सप्लाई है, तो ये रहा 25 जुलाई इसका आंसर। अब इसमें डिस्कशन और करते रहने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS नेहा need not issue tax invoice to which of the following person which required to issue a consolidated tax invoice। सर मैंने बताया ना कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कब इश्यू होता है? यदि आपका वैल्यू 200 या 200 से कम है एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सप्लाई कर रखा है, तो इन दो केसेस में आपको जो है क्या करना पड़ेगा? इन कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इश्यू करते रहने की जरूरत पड़ेगी, एल्स आपको जो है
और एल्स मतलब और केसेस में आपको डायरेक्ट टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। देखिए मिस्टर पवन के केस में क्योंकि इसका वैल्यू ये अनरजिस्टर्ड पर्सन था तो यहाँ पे हम कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करके चल सकेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ये आंसर बन गया इसका। मिस्टर पवन एंड उमेश नहीं सर, उमेश जो था आपके पास में आप देख लो, उमेश जो था ये रजिस्टर्ड पर्सन था। रजिस्टर्ड पर्सन के केस में तो हमें अलग से टैक्स इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा, कंसोलिडेटेड करना यहाँ पे अलाउड नहीं है। मिस्टर पवन एंड रेंस ट्रस्ट, रेंस ट्रस्ट एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। देखो रेंस ट्रस्ट एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन वैल्यू 200 रुपये से ऊपर है तो कंसोलिडेशन करना यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। ठीक है सर, आपके पास में ये हो गया। एंड नेक्स्ट जो है नीड नॉट इश्यू इनवॉइसेस टू ऑल 3 पर्सन्स, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन इज राइट, विच इज फो का आपके पास में ए ऑप्शन राइट हो गया, दैट इज मिस्टर पवन, जिस केस में इन्होंने कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इश्यू करेंगे, डायरेक्टली टैक्स इनवॉइस उनको इश्यू करते रहने की जरूरत नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट केस सिनेरियो नंबर 25। मिलते हैं नेक्स्ट केस सिनेरियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।